क्या भारत में कानून की सबसे बुनियादी रीढ़ बेल इज द रूल, ठीक है, जेल इज द एक्सेप्शन, ठीक है। यानी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, यानी कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के सामने दम तोड़ चुकी है। क्या कोई सरकार सिर्फ आरोप के दम पर किसी नागरिक को बिना मुकदमा पूरा हुए सालों साल जेल में रख सकती है? सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस तानाशाही सोच पर करारा प्रहार किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर, जिसका शीर्षक है द बेल रूल। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, द बेल रूल। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में डिकोड करेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सैयद इफ्तिकार अंद्राबी के मामले में फैसला सुनाकर देश के हर नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी यानी कि पर्सनल लिबर्टी को यूएपीए के सख्त शिकंजे से ऊपर रखा है। इस वीडियो में हम 5 सबसे बड़े पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। पहला है यूएपीए की वो धारा यानी कि 43D5, ठीक है, यानी कि सेक्शन 43D5 क्या है जो जमानत को लगभग नामुमकिन बना देती है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का नजीब जजमेंट, ये जो के नजीब केस था वो क्या था और 2 जजों की छोटी बेंचों ने इसे कैसे कमजोर करने की कोशिश की। तीसरा पहलू है उमर खालिद और शर्जिल इमाम को गुलफिसा फातिमा केस में जमानत क्यों नहीं मिली और नए फैसले के बाद उन पर क्या असर पड़ेगा। चौथा, न्यायिक अनुशासन यानी कि जुडिशियल डिसिप्लिन क्या होता है और बड़ी बेंच का फैसला छोटी बेंच पर क्यों बाध्यकारी है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सरकारी वकीलों का वो बयान जहां उन्होंने खुद माना कि यूएपीए में निर्दोष होने की धारणा पीछे छूट जाती है। अगर आप यूपीएससी, लॉ या किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपने अधिकारों को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। बिना एक भी सेकंड स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इन डेप्थ एनालिसिस। जैसा कि आपने देखा द बेल रूल, ये जो है इसमें यह कहा जा रहा है कि कानून का बुनियादी नियम जमानत देना है, न कि जेल में बंद रखना, ठीक है। और जो सब हेडिंग है ये आपका द अंद्राबी रूलिंग, ये जो फैसला है रीअफर्म्स, ये फिर से एक बार पुष्टि करता है ओवर द लिबर्टी को ओवर द स्ट्रिंजेंट यूएपीए बार। यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अंद्राबी मामले में जो है फैसला सुनाकर यह साफ कर दिया है कि किसी इंसान की आज़ादी यानी कि लिबर्टी यूएपीए कानून की जमानत रोकने वाली कड़ी शर्तों यानी कि स्ट्रिंजेंट बार से कहीं ज़्यादा बढ़कर और महत्वपूर्ण है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, शुड नेवर अलाउ फॉर एन इनडेफिनिट इम्प्रिजनमेंट ऑफ समवन विदाउट ट्रायल। यानी कि इंसाफ या न्याय का असली जो मतलब है, जो धारणा है, वह यह कभी नहीं है कि मतलब आप किसी भी इंसान को बिना अदालत में दोष साबित किए यानी कि विदाउट ट्रायल जो है आप अंतहीन समय के लिए यानी कि इनडेफिनिट समय के लिए जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद रख लें। बिना मुकदमे के किसी को बंद रखना जो है वो अन्याय है, ठीक है। यानी कि न्याय की अवधारणा को कभी भी बिना मुकदमे के किसी के अनिश्चितकालीन कारावास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हाउएवर, कहा जा रहा है कि हालांकि हाउएवर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट दैट इज यूएपीए डज सो, ऐसा करता है, ठीक है ना। ये जो एक्ट है ये ऐसा करता है कि जिसमें जो है आपको बिना ट्रायल के जो है आपको कोई भी जमानत नहीं दी जाती है, ठीक है।
तो ये जो हालांकि गैर कानूनी जो गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए है, अपनी सख्त धारा जो है थ्रू इट्स स्ट्रिंजेंट सेक्शन 43D5 इसके माध्यम से जो है वो क्या करता है, ऐसा ही करता है, यानी कि आपको जमानत दिए बगैर जो है आपको वो लंबे समय के लिए आपको जेल में रख सकता है। विच मेक्स बेल नियर इम्पॉसिबल वंस अ कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जब ये जो है बेल को एकदम बिल्कुल नामुमकिन बना देता है। एक बार अगर कोर्ट इस बात को लेकर सेटिस्फाइड हो जाए ऑन द प्रोसिक्यूशंस मटेरियल, यानी कि प्रोसिक्यूशन का जो सामग्री है, जो मटेरियल है, जो भी उसने तथ्य रखे हैं उसको लेकर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कोर्ट दैट अ प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, कि ये जो प्राइमा फेसाई यानी कि प्रथम दृष्टिया जिसको कह सकते हैं, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो जमानत को लगभग असंभव बना देती है। एक बार जब अदालत जो है वो प्रोसिक्यूशन जो साइड की जो सामग्री है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर वो संतुष्ट हो जाती है तो आरोपी के खिलाफ जो है प्रथम दृष्टया मामला बन जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो यूएपीए और इसकी धारा जो 43D5 के जरिए ये ठीक यही गलत काम जो है ये लागू रहता है। मतलब कि एक तरीके से कहिए कि ये जमानत, बिना जमानत के ये कई सालों तक इसको आदमी मतलब किसी भी इंसान को जो है वो बंद रख सकता है। और इस धारा में नियम है कि अगर पुलिस या सरकारी वकील यानी कि प्रोसिक्यूशन अगर ठीक है ये कागजात देकर कोर्ट को पहली नज़र में यानी कि प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेसाई जो है यह लग जाए कि आरोपी पर लगे आरोप सच हो सकते हैं तो आरोपी को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, यानी कि नियर इम्पॉसिबल हो जाता है भैया। बट ऑन May 18, लेकिन 18 मई को ये कुछ बदला है। इन सैयद इफ्तिकार अंद्रावी वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, ठीक है, जम्मू, द टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर्ड किया एक स्वागत योग्य रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल दैट बेल शुड बी द रूल इवन इन केसेस रिलेटेड टू द UAPA। यानी कि 18 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सैयद इफ्तिकार अंद्रावी बनाम NIA के मुकदमे में एक बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य बात दोबारा दोहराई है। वेलकम रीस्टेटमेंट है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही मामला UAPA जैसे कड़े कानून का ही क्यों ना हो, सामान्य नियम यही रहना चाहिए कि आरोपी को जमानत मिले, न कि उसे जेल में सराया जाए। ठीक है। द बेंच ग्रांटेड बेल टू अंद्रावी। इस बेंच ने, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, इसने अंद्रावी नाम के इस व्यक्ति को जमानत दे दी है। ठीक है। granted bail to Andrabi, who had spent over 5 years and 9 months in pre-trial custody, जिसने मतलब कि ये जो अंद्राबी हैं ये मुकदमे की सुनवाई से पहले, ठीक है, प्री ट्रायल, उससे पहले जो है 5 साल और 9 महीने से अधिक का समय हिरासत में बिताया था। द बेंच ऑल्सो क्लैरिफाइड, बेंच ने यह भी स्पष्ट किया है, ठीक है, किस चीज को स्पष्ट किया है, ऑल्सो क्लैरिफाइड द लीगल पोजीशन। ये जो लीगल पोजीशन यानी कि कानूनी जो स्थिति है, जहां अन अंडर ट्रायल हैज स्पेंट ईयर्स इन कस्टडी विदाउट एनी रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट ऑफ ट्रायल कंक्लूडिंग, यानी कि जो पीठ ने जो है यानी कि बेंच ने जो है उस कानूनी स्थिति को भी स्पष्ट किया जहां एक जो विचाराधीन कैदी है, ठीक है, अंडर ट्रायल जो है, वेर एन अंडर ट्रायल, जो विचाराधीन कैदी जो है वो उसने मुकदमे के समाप्त होने के किसी भी वास्तविक संभावना के बिना हिरासत में बरसों बिताए हैं। यानी कि ये जो बेंच ने यह क्लैरिफाई किया है लीगल पोजीशन का, जहां एक अंडर ट्रायल, एक विचाराधीन कैदी जो है सालों बिताए हैं कस्टडी में बिना कोई एक रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट का, यानी कि कोई एक वास्तविक संभावना के कि ये जो है केस कब तक चलेंगे या ट्रायल जो है कब तक मतलब कि खत्म होंगे या समाप्त होंगे, तो उसकी कोई मतलब कि संभावना नहीं है। ठीक है ना। तो ये विदाउट एनी रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट, कोई मतलब कि एक आप कह सकते हैं वास्तविक संभावना के बिना हिरासत
जो है, यानी कि क्या कहेंगे आप इसको, जो ट्रायल जो है वो कब खत्म होगा, ठीक है, और इसके लिए उन्होंने जो है वर्षों बिताए हैं। तो इस बात को इस बेंच ने मतलब कि क्लैरिफाई किया है, स्पष्ट किया है, ठीक है। इसको और आसान शब्दों में समझा देते हैं हम आपको। ये बात जो है, इसमें जो है अदालत ने सिर्फ जमानत ही नहीं दी, बल्कि कानून की जो स्थिति को भी बिल्कुल साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ऐसा कैदी है जिसका मुकदमा चल रहा है, यानी कि अंडर ट्रायल है, और वो सालों जेल में काट चुका है, तो दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती, नो रियलिस्टिक प्रॉस्पेक्ट, कि उसका मुकदमा जल्दी खत्म होगा। तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है, यह इस बेंच ने स्पष्ट कर दिया है। बाय रीइटरेटिंग मतलब रिपीटिंग, यानी कि दोहराना, बाय रीइटरेटिंग दैट द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये जो राइट है पर्सनल लिबर्टी का, व्यक्तिगत या निजी आज़ादी का, ठीक है, ये जो अधिकार है, एंड स्पीडी ट्रायल का, cannot be subservient to provisions in section 43d5. The judgment disapproved the reasoning in two judge bench rulings, that is Gurvinder Singh 2024 and Gulfisha Fatima, ठीक है, decided earlier this year। समझ गए। तो ये जो कोर्ट ने इस बात को दोबारा दोहराते हुए कहा कि किसी भी नागरिक की जो निजी आज़ादी है, ठीक है ना, किसी भी नागरिक की जो निजी आज़ादी का जो अधिकार है, और जल्दी इंसाफ मतलब कि स्पीडी ट्रायल का जो मतलब कि एक उसका अधिकार जो है, ठीक है, यूएपीए की धारा 43d5 के गुलाम या उसके अधीन नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा कहकर, मतलब कि ये जो जजमेंट है, ऐसा कहकर इस बड़े फैसले ने क्या किया है कि हाल ही में ये जो जजमेंट है डिसअप्रूव्ड किया है, ठीक है। किस चीज़ को किया है, ये हाल ही में जो दो छोटे छोटे फैसले आए थे, ठीक है ना, एक फैसला था आपका गुरविंदर सिंह 2024 का, एक गुलफिशा फातिमा का, ठीक है ना, ये दो फैसले आए थे। तो उस फैसले मतलब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो बड़ा फैसला हुआ, इसने जो हाल ही में जो दो छोटे छोटे फैसले आए थे गुरविंदर सिंह और गुलफिशा फातिमा, उनकी दलीलों को खारिज कर दिया, डिसअप्रूव्ड कर दिया उनकी दलीलों को, रीजनिंग को, ठीक है, जिन्होंने जमानत देने से मना कर दिया था। डिसाइडेड अर्लियर दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में इसको डिसाइड किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Both had sought to dilute the principle laid down by a three-judge bench in K. Nazeeb 2021, which held that the rigors of Section 43d5 would melt down where there was no likelihood of the trial concluding within a reasonable time and the incarceration already undergone was substantial। यानी कि ये जो ये दोनों जो बड़े फैसले, मतलब कि छोटे जो फैसले थे, बोथ हैड शॉट, इन दोनों फैसलों ने क्या किया था, साल 2021 के एक बड़े फैसले जो कि के नजीब वाला केस था, के नजीब का 3 जज का बेंच था, चूंकि 3 जज का बेंच वो बड़ा होता है 2 जज के बेंच से, तो ठीक है। तो ये जो है, ये छोटे फैसलों ने गुरविंदर और गुलफिशा वाला जो फैसले था, उसने जो 2021 के एक बड़े फैसले के नजीब मामला, जो कि 3 जजों का था, के जो इफ़ेक्ट से के, या आप कह सकते हैं उसके जो इसने जो प्रिंसिपल इसमें दिया था, ठीक है ना, उस प्रिंसिपल को या उसके असर को कम करने की कोशिश की थी इन दोनों फैसलों ने, ठीक है। नजीब वाले जो फैसले में ये साफ कहा गया था, विच मतलब ये विच जो है नजीब के लिए आ रहा है, इस फैसले में साफ कहा गया था कि ये जो सेक्शन 43D की जो रीगर्स है, यानी कि जो सख्ती है, अपने आप ये खत्म हो जाएगी, वुड मेल्ट डाउन, ये अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है।
where there was no likelihood of the trial concluding within a reasonable time। ठीक है, जहां या अगर यह दिखे कि मुकदमा जो है सही समय पर खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है, देयर वॉज नो लाइकलीहुड, कोई संभावना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रायल खत्म होने का एक रीजनेबल टाइम में। ठीक है, और क्या है, और इनकार्सरेशन जो है यानी कि जो जेल में बंद होने का जो है ऑलरेडी अंडरगोन, जो कि पहले से ही मतलब कि इनकार्सरेशन हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलब कि क्या कहेंगे, जो आरोपी है एक तरीके से, जो उस मतलब पहले ही एक लंबा समय जो है जेल में काट चुका है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए इसको, कि एक तो इसमें कहा गया है मतलब कि के नजीब के बारे में, के नजीब के केस में, कि यह जो धारा 43D5 की जो सख्ती है या जो कठोरता है वो खत्म हो जाएगी जहां जो है कोई संभावना नहीं हो, जहां कोई संभावना नहीं हो किस चीज़ मतलब कि एक उचित समय, एक रीजनेबल टाइम में जो है समय सीमा के अंदर जो है मुकदमा समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। और जो मतलब कि जो इनकार्सरेशन है यानी कि जो कारावास है जो कि पहले से भुगता हुआ है वह सब्सटेंशियल, वो मतलब कि काफ़ी लंबा हो। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, ठीक है, ये जो है ना आप देख रहे हैं, इनकार्सरेशन का मतलब होता है कारावास, ऑलरेडी अंडरगोन मतलब पहले ही ये कारावास भुगता गया हो। ठीक है ना, वॉज सब्सटेंसिव, यदि कारावास जो आप पहले से ही भुगत लिए हैं तो वो काफ़ी लंबा हो या काफ़ी अच्छा खासा हो। ठीक है, ये कहने की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेंच ऑल्सो हेल्ड, बेंच ने यह भी मतलब कि क्या कहेंगे, माना कह सकते हैं इसको आप, क्या माना कि दैट द 2 जज बेंचेस, ये 2 जज का जो पीठ होता है, could not have departed from a binding 3 जज रूलिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है ना, यानी कि ये पीठ ने यह भी कहा कि 2 न्यायाधीशों की जो पीठ है वो, सबसे पहली बात तो यह है यानी कि इन द फर्स्ट प्लेस किसी बाध्यकारी यानी कि 3 न्यायाधीशों के फैसले से अलग नहीं जा सकती। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यह याद दिलाया कि कानून का जो यह नियम है कि 2 जजों की छोटी बेंच कभी भी 3 जजों की बड़ी बेंच के तय किए गए अनिवार्य फैसले यानी कि बाइंडिंग रूलिंग से अलग राय नहीं रख सकती और ना ही उसे बदल सकती है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार ही नहीं था। समझ गए? तो इन गुलफिशा फातिमा, ये जो गुलफिशा फातिमा केस में, जो कि एक आप कह सकते हैं ये दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश थी। ठीक है ना, दिल्ली राइट्स लार्जर कॉन्स्पिरेसी, जो कि गुलफिशा फातिमा के मतलब कि वाले जमानत के जो फैसले गुलफिशा फातिमा में, ठीक है, बेल डिसीजन जो है, द कोर्ट डिनाइड बेल टू उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम। ठीक है, यानी कि गुलफिशा फातिमा वाले मामले में जो कि दिल्ली दंगों की एक बड़ी साजिश का केस था, कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत देने से मना कर दिया था। ठीक है, एंड इवन फोरक्लोज्ड, और यहाँ तक कि बंद कर दिया था उनके राइट को, उनके अधिकार को भी, कि वो जो है अपील कर सके फॉर ए फुल ईयर, 1 साल के लिए लगभग। यानी कि ये जो मतलब एक तरीके से कोर्ट ने जो ना क्रूरता, एक क्रुएल्टी का एक परिचय दिया था वहां पर, जहां पर यहां तक कह दिया गया था कि वे अगले 1 साल तक ना दोबारा जमानत की अर्जी भी नहीं लगा सकते हैं। उसे फोरक्लोज्ड, उसके राइट को फोरक्लोज कर दिया गया था। ठीक है, डिस्पाइट, इसके बावजूद कि दोनों ने जो है 5 साल से ऊपर जो है वो कारावास में बिता चुके थे। ठीक है ना, नाउ इन अंद्राबी, अब जो है अंद्राबी जो मामला है या जो फैसला है, ठीक है, उसमें कोर्ट ने क्या किया है, डिसअप्रूव किया है गुलसिमा फातिमा बेंच के रीडिंग को, दैट नजीब वॉज कन्फाइंड टू इट्स ऑन फैक्ट्स एंड वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन ऑन
सेक्शन 43D5, समझ गए इसको। यानी कि अब जो ये नया जो आप अंद्राबी फैसले में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुलफिशा फातिमा वाले जजों के तर्क को पूरी तरह गलत ठहराया है। पहले वाले जजों ने कहा था यानी कि नजीब मामला, यानी कि गुलफिशा वाले मतलब कि फातिमा वाले में मतलब कि जो 2 बेंचों का जज था उसमें कहा गया था कि नजीब मामला जो था ना सिर्फ उसी एक केस के लिए था। वो बोल रहा है ना कि नजीब मामला जो है द कोर्ट हैड मतलब कि ये जो गुलफिशा फातिमा का बेंच जो है वो उसका ये मतलब कि मानना था, रीडिंग था कि नजीब का जो फैसला था वो मतलब कि जो उसके फैक्ट्स हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ उसी केस के लिए था, ठीक है ना, एंड वाज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। और यह जो है ना कोई एक क्या कहेंगे आप, इसकी संवैधानिक सीमा नहीं थी, ठीक है। मतलब कि धारा 43D5 पर कोई इसकी संवैधानिक सीमा नहीं था। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप जो कहेंगे या नतीजतन भी कह सकते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, खालिद और इमाम को जो है वो शुड हैव बीन ग्रांटेड बेल, ठीक है। यानी कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को नजीब फैसले के आधार पर बहुत पहले ही जमानत मिल जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नजीब रूलिंग, एंड नॉट डिनाइड इट ऑन ए नैरो रीडिंग ऑफ इट। और उन्हें कानून की छोटी और संकीर्ण व्याख्या करके जेल में बंद रखना बिल्कुल गलत था। यानी कि उनको जो है इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए था, यानी कि जमानत इनकार नहीं किया जाना चाहिए था। अब जो मतलब कि नजीब के रूलिंग को जो है ये जो गुलफिशा और ये एक केस और जो था अभी हम लोग बात किए थे उसमें 2024 में क्या नाम था, गुलविंदर या कुछ ऐसे ही था। तो उन दोनों केसों में जो है जो 2 जज के बेंच थे उन्होंने जो है इसका रीडिंग, जो नजीब मामले वाला जो रीडिंग था वो बिल्कुल मतलब संकीर्ण था, ठीक है, नैरो था। दिस इज अ वेलकम इंटरवेंशन। और अब जो एडिटोरियल यहाँ पर कह रहा है कि ये एक बड़ा स्वागत योग्य कदम है या हस्तक्षेप है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, प्रोवाइडेड बशर्ते इट इज बाइंडिंग इन ऑल सच केसेस, ठीक है, बशर्ते कि यह नियम आगे आने वाले सभी ऐसे मामलों में पूरी तरह लागू हो, ठीक है। इवन इफ इट इज ओनली अबाउट द फेवरेबल कंसिडरेशन ऑफ बेल प्लीज where the accused have been in custody for long periods without trial and not about a right to bail under the UAPA। यानी कि कहने का ये मतलब है कि ये जो नियम सभी पर मतलब कि लागू होना चाहिए या बाइंडिंग हो, भले ही जो है यानी कि इवन इफ, भले ही इट इज़ ओनली अबाउट द फेवरेबल कंसिडरेशन, भले ही यह फैसला जो है ना सीधे तौर पर UAPA में जमानत का अधिकार न देता हो, ठीक है, नॉट अबाउट अ राइट टू बेल अंडर द UAPA, ठीक है। ये जो है UAPA में जमानत का अधिकार भले ही न देता हो, लेकिन यह कम से कम जो है ये क्या होना चाहिए कि मुकदमे के बरसों से बंद, मतलब कि जो लोग जो हैं कम से कम इतना तो तय जरूर करता है कि लोग जो है बिना मुकदमे के बरसों से बंद जो हैं उनकी जमानत अर्जियों पर कोर्ट सहानुभूति और सकारात्मक रूप से विचार करे, समझ गए। तो बोल रहा है कि बशर्ते ये बाइंडिंग हो सारे मामलों में, इवन इफ इट इज़ ओनली अबाउट द फेवरेबल कंसिडरेशन ऑफ बेल प्लीज, ठीक है, ये फेवरेबल कंसिडरेशन हो बेल प्लीज का, जहाँ पर एक्यूज जो है वो लंबे समय से कैद में रहे हों बिना ट्रायल के, और भले ही और लेकिन वो जो है मतलब क्या कहेंगे आप इसको, ये जो फैसला है सीधे तौर पर जो है वो UAPA के तहत जो है राइट टू बेल पर लागू ना होती हो, लेकिन जहाँ पर कैदी जो है बहुत लंबे समय तक समय मतलब बिना ट्रायल के वो बिता चुके हैं वहाँ पर ये लागू होना चाहिए। टेलिंगली का मतलब होता है कि एक तरीके से जाहिर तौर पर, ठीक है ना। तो जाहिर तौर पर जो है अ डे आफ्टर अंद्राबी
मतलब अंद्राबी के फैसले के एक दिन बाद जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं एस.बी. राजू, उन्होंने अनदर बेंच को कहा कि दैट अंडर द यूएपीए स्टैट्यूटरी बेल बार द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंट टेक्स अ बैक सीट which is precisely the position Andrabi has now set itself against in line with the constitutional principle। यानी कि ये जाहिर तौर पर जो है ये अंद्राबी फैसले के ठीक एक दिन बाद जो सरकारी वकील हैं या सॉलिसिटर जनरल जो हैं एस.बी. राजू, उसने जो है एक दूसरी बेंच के सामने, अनदर बेंच के सामने कहा, क्या कहा, मतलब कि ये जो क्या कहा कि अंडर द यूएपीए स्टैट्यूटरी बेल बार, ठीक है ना, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं कि यूएपीए कानून के तहत जब तक गुनाह साबित ना हो तब तक आरोपी को बेगुनाह मानने का सिद्धांत, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ये पीछे छूट जाता है, टेक्स अ बैक सीट। ठीक है, ये टेक्स अ मतलब कि ये पीछे छूट जाता है और सरकार का जो है विच इज प्रिसाइसली द पोजिशन Andrabi has now set itself against in line with the constitutional position। और यही चीज़ जो है मतलब कि सरकार का जो ये यही वो तानाशाही रवैया है जिसके खिलाफ जो है अंद्राबी फैसले में सुप्रीम कोर्ट डटकर खड़ा हो गया है ताकि देश के संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा की जा सके। समझ के बात को? तो आपका ये अंद्राबी फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा और कानून के नाम पर नागरिकों की बुनियादी आज़ादी और स्पीड ट्रायल यानी कि त्वरित मुकदमे के अधिकार को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। कोई भी कानून संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। भले ही यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में जमानत मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए एक खुली हवा के झोंके जैसा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों में भी बिना ट्रायल के सालों साल जेल में रखना जायज़ है, या फिर कोर्ट का यह फैसला देश की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक सही संतुलन बनाता है? कमेंट सेक्शंस में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगर आपको आज का यह इन डेप्थ एडिटोरियल एनालिसिस मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, इसे अपने उन दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही आसान और सटीक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको लिए चलता हूँ वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स देख लेते हैं। स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त, कड़ा, रिजिड, हार्श, रिगरस। इसका एंट हो जाएगा लेनियंट, फ्लेक्सिबल, माइल्ड। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोजन पक्ष यानी कि एक्यूजर्स जो आरोप लगाते हैं, स्टेट लिटिगेशन, या फिर एंट हो जाएगा डिफेंस जो खुद को बचाते हैं, डिफेंस करते हैं, एक्यूज्ड या फिर डिफेंडेंट। प्राइमा फेसाई में प्रथम दृष्टया है कि पहली नज़र में, एट फर्स्ट ग्लांस, सेल्फ एविडेंट या फिर एपरेंट। एंड हो जाएगा डिसप्रूव्ड, आपको कॉन्सिल्ड या फिर इनडेफिनिट। सबसर्विएंट का मतलब होता है अधीन या गुलाम, सबऑर्डिनेट, इंफीरियर, कॉम्प्लाइंट। एंटो हो जाएगा आपको सुपीरियर, इंडिपेंडेंट या डोमिनेंट। इनकार्सरेशन मतलब कैद या जेल में बंद रहना। इम्प्रिजनमेंट, कॉन्फाइनमेंट या कैप्टिविटी। एंटो हो जाएगा फ्रीडम, रिलीज या फिर इमेंसिपेशन। बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी, अनिवार्य, कंपलसरी, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी। एंड हो जाएगा ऑप्शनल, वॉलंटरी, नॉन बाइंडिंग। फोरक्लोज मतलब बंद करना, रोक देना, प्रिवेंट करना, प्रिक्लूड करना या ब्लॉक करना। इसका एंड हो जाएगा अलाउ, फैसिलिटेट या परमिट। प्रिजम्पशन मतलब धारणा या अनुमान होता है, एजम्पशन, बिलीफ या सपोजिशन। एंड हो जाएगा फैक्ट, सर्टेनिटी या प्रूफ। इडियम फ्रेजेस भी देख लेते हैं। टेक ए बैक सीट का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण हो जाना, यानी कि पृष्ठभूमि में चले जाना, यानी कि अंडर स्ट्रिक्ट लॉज जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन ऑफन टेक ए बैक सीट, यानी कि नागरिक के मौलिक अधिकार जो है ना अक्सर कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यानी पीछे छूट जाते हैं। चिलिंग इफेक्ट का जो मतलब होता है डराने वाला प्रभाव, यानी कि जिससे लोग जो है ना डर के मारे अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। मतलब हार्श रिमार्क्स बाय जजेस
जो है आउटसाइड ऑफ फॉर्मल प्रोसीडिंग्स कैन क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, ठीक है। यानी कि ये जो जजों द्वारा की गई सख्त टिप्पणियां जो है पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर एक डराने वाला प्रभाव पैदा कर सकती है। सेट द क्लॉक बैक, यानी कि प्रगति को पीछे धकेलना, यानी कि पुरानी या खराब स्थिति में वापस लौटना। द रिसेंट इंटॉलरेंट कमेंट्स बाय द टॉप कोर्ट हैव सेट द क्लॉक बैक ऑन जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यानी कि जो जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी है, न्यायिक पारदर्शिता पर जो है जो प्रगति है उसको पीछे धकेल दिया है। मूविंग गोल पोस्ट का जो मतलब होता है किसी प्रक्रिया के दौरान नियमों या शर्तों को बार बार बदल देते हैं ताकि दूसरे पक्ष के लिए सफलता पाना मुश्किल हो जाए, ठीक है। व्हेन द रिपोर्टर प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जब रिपोर्टर ने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस किया तो ऑफिशियल जो है रिक्वायरमेंट्स को बदल दिया, जिससे जो है ये क्रिएटिंग अ मूविंग गोल पोस्ट, ठीक है ना। यानी कि आवश्यक दस्तावेज जब पेश किए जब पत्रकार ने, तो अधिकारी ने आवश्यकताओं को ही बदल दिया जो कि नियम बदलने जैसा था। और लास्ट है फिशिंग एंड रॉबिंग इंक्वायरी, ठीक है ना। एन इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन दैट हैज़ नो स्पेसिफिक टारगेट बट इज़ डन इन अ वेग मैनर होपिंग टू फाइंड सम रॉन्ग डूइंग और एविडेंस, मतलब बिना किसी ठोस आधार या बिना किसी निश्चित लक्ष्य के की जाने वाली ऐसी पूछताछ जिसका उद्देश्य केवल कुछ न कुछ सुराग ढूंढ निकालना हो। मतलब कोर्ट डिसमिस द पिटिशन कॉलिंग द डिमांड फॉर इंस्टीट्यूशनल डेटा ऑफ फिशिंग एंड रॉबिंग इंक्वायरी, यानी कि इस डेटा की मांग को ना एक आधारहीन और लक्ष्यहीन पूछताछ इन्होंने बताया और बताकर इसे खारिज कर दिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में एक नए और ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।